हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएस टच में, जिसमें आज हम कर रहे हैं पार्ट 9 ऑफ द लेक्चर सीरीज ऑफ डेली 10 क्वेश्चंस. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 8 पार्ट्स एंड लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. फर्स्ट दे रखा है, इन डायनेमिक मल्टीप्लायर देयर इज लैग्ड रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम. कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम के बीच का रिलेशनशिप सही है. ये एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. ऑप्शन बी है, द डायनेमिक मल्टीप्लायर प्रोसेस कैन बी प्रेजेंटेड एज अ डिक्रीजिंग जियोमेट्रिक सीरीज ऑफ चेंज इन इनकम इन द फॉलोइंग पीरियड. जो डायनेमिक मल्टीप्लायर होता है वो क्या प्रेजेंट करता है? जियोमेट्रिक सीरीज, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ऑप्शन सी है, a major portion of the multiplier effect is realized in fewer periods when the marginal propensity to consume is smaller. हम जो मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी देख सकते हैं जब हमारा MPC क्या होगा? स्मॉल होगा. ये सही है. 8th, a major portion of multiplier effect is realized in fewer periods when the marginal propensity to consume is larger. जब हमारा MPC क्या होगा? लार्जर होगा, तब हम मल्टीप्लायर इफेक्ट को जल्दी देख पाएंगे. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सबसे पहले, द साइज ऑफ मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द मार्जिनल डॉलर ऑफ इनकम गोज इनटू टैक्सेस, सेविंग्स एंड इंपोर्ट्स. हम मल्टीप्लायर का इफेक्ट, उसका साइज कब डिटरमाइन करते हैं? जब हम ये जान पाते हैं हमारी इनकम का कितना पार्ट टैक्स में गया, सेविंग में गया और इंपोर्ट में गया. वो हमारी इनकम से गया ना, तो वो क्या होगा? हमारा लीकेज. यही फैक्टर्स क्या होते हैं? लीकेज. बिकॉज दे डिटरमाइन हाउ मच डिमांड लीक्स आउट इन ईच राउंड ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट. हर राउंड पे हमारी कितनी डिमांड निकलती है, लीक आउट होती है. मल्टीप्लायर इफेक्ट रेफर्स टू द इंक्रीज इन फाइनल इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी न्यू इंजेक्शन ऑफ स्पेंडिंग. जब हम अपनी मनी में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, तभी तो वो इंक्रीज होगा ना. तो साइज ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड करता है कि हाउस होल्ड अपना डिसीजन कैसे लेती है स्पेंडिंग पे. जैसे कि MPC कितना कर रही है और MPS कितना कर रही है. तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? गलत. ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों होता है? कि अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्मॉलर होगा तो हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे जल्दी देख पाएंगे? जो हमारा MPC ज्यादा होगा, मतलब हम कंज्यूम ज्यादा करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट हम जल्दी से पहचान पाएंगे. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है कि हाँ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस कंजम्पशन इज इरिवर्सिबल. कंजम्पशन क्या होगी हमारी? इरिवर्सिबल. रिवर्स नहीं कर सकते. रिवर्स मतलब ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ऑप्शन ए. ऑप्शन बी दे रखा है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस. सी दे रखा है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और डी दे रखा है हमें लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम. रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या होता है? द थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल सपोर्ट ऑफ दिस हाइपोथेसिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय द वर्क ऑफ मोदी-गिलानी अप्रोच और डूसेनबेरी. मीन्स रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को लाने वाले कौन से दो इकोनॉमिस्ट थे? मोदी-गिलानी और डूसेनबेरी. ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आता है. उन्होंने क्या स्टेट किया? दैट कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज इंटरडिपेंडेंट. इंडिविजुअल का जो कंजम्पशन बिहेवियर होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है, रादर देन इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो अलग अलग नहीं होता, वो एक दूसरे पे क्या होता है? डिपेंड होता है. और उन्होंने क्या बताया? कंजम्पशन का रिलेशन क्या है? इरिवर्सिबल है. रिवर्स नहीं हो सकता, अल्टर नहीं हो सकता. तो रिवर्सिबल की बात करने वाले कौन थे? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ने की थी, जो कि दो इकोनॉमिस्ट ने की थी, जिनका नाम था मोदी-गिलानी और डूसेनबेरी. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ बिजनेस साइकिल जनरेट्स कॉन्स्ट्रेंट साइकिल. किस मॉडल ने कंस्ट्रेंट साइकिल को जनरेट किया था, बताया था? ए है सैमुअल्सन, बी है हिग्स मॉडल, सी है कैल्टोर्स मॉडल और डी है ऑल ऑफ द अबव. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी. पहले प्रोफेसर हिग्स जो थे, उन्होंने क्या ट्राई किया? टू प्रोवाइड ए मोर एडुकेट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल by combining multiplier,
मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। मींस हिग्स ने किसको कंबाइन किया? हिग्स ने ट्रेड साइकिल को और अच्छी एक्सप्लेनेशन दी मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन को कंबाइन करके। उनके अकॉर्डिंग क्या था? द थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन एंड द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर आर द टू साइड्स ऑफ थ्योरी ऑफ फ्लक्चुएशन। अगर इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन होती है तो उसमें एक्सेलरेशन और मल्टीप्लायर दोनों का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि थ्योरी ऑफ वैल्यू में डिमांड और सप्लाई की थ्योरी का मेन रोल है। उन्होंने इसके साथ इसको कॉन्ट्रास्ट करके समझाया था कि जैसे डिमांड और सप्लाई की वैल्यू में जो चेंज आता है, जो भी फ्लक्चुएशन आता है, वो थ्योरी ऑफ वैल्यू पे डिपेंड करता है, और ऐसे ही थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन और थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर किसके हैं? थ्योरी ऑफ फ्लक्चुएशन के ही दो साइड्स हैं। हिग्स मॉडल ने इस कंसेप्ट को तीन इंपॉर्टेंट रोल्स में बताया था। फर्स्ट इज वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, सेकेंड इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड इज मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर। इन तीनों के बारे में हिग्स के अकॉर्डिंग साइकिल हैव वीक एंडिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग एंडिंग्स। ट्रेड साइकिल की या तो वीक एंडिंग हो सकती है या फिर स्ट्रॉन्ग एंडिंग हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है? साइकिल विद वीक एंडिंग्स आर कॉल्ड फ्री साइकिल्स। जो वीक एंडिंग्स होती हैं उनको हम फ्री साइकिल्स बोलते हैं, और जिनकी स्ट्रॉन्ग एंडिंग्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट साइकिल। अब फ्री साइकिल क्या होती है? ए फ्री साइकिल विद वीक एंडिंग टेक्स प्लेस when the interaction between the multiplier and the accelerator is not very strong, so that economy moves along the path of production ceiling set by natural rate of growth. वीक एंडिंग का मतलब क्या है? कि वीक एंडिंग होती है किसके बीच में? मल्टीप्लायर के बीच में और एक्सेलरेटर के बीच में। अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी किसके साथ मूव करेगी? प्रोडक्शन सीलिंग के पाथ के साथ ही मूव करेगी, जो एक नेचुरली उस पोजीशन पे आप जो नेचुरली सेट किया गया है कि इतना होना चाहिए ग्रोथ, उसके अकॉर्डिंग मूव करेगी। जबकि एक स्ट्रॉन्ग साइकिल क्या करेगी? एक कंस्ट्रेंट साइकिल, ए साइकिल विद स्ट्रॉन्ग एंडिंग takes place when the interaction between the multiplier and accelerator is strong enough to lead the economy along the path of expansion. वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इकोनॉमी को खुद प्रोडक्शन के सीलिंग के साथ लेके चलेगा। Until the restraint determined by the production ceiling is reached, जब तक हम जितना डिटरमाइन किया है वहां तक नहीं पहुंचते, वो उसको साथ लेके चलेगा। कौन सा? एक स्ट्रॉन्ग, और ना कि वीक। वीक एंडिंग नहीं लेके जा सकता, वो एक नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ का पार्ट बनेगा, और स्ट्रॉन्ग एंडिंग खुद लेके जाएगा प्रोडक्शन सीलिंग के पाथ तक। तो कंस्ट्रेंट साइकिल को बताने वाले कौन थे? हिग्स मॉडल थे। कंस्ट्रेंट साइकिल के साथ मैंने वीक भी बताया है, ताकि इन फ्यूचर अगर वीक आए तो आप वो भी सही करें। किसने दिया था? हिग्स ने, प्रोफेसर हिग्स ने। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। Which of the following is not an assumption of Harrod model of growth? इन चारों में से हैरोड मॉडल ऑफ ग्रोथ की कौन सी अजम्पशन नहीं है? मैंने अपनी सारी वीडियोस में हैरोड मॉडल ऑफ ग्रोथ के बारे में बताया है, और आपसे ये भी कहा है कि इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता ही आता है। आप एक बात ध्यान रखिए कि हैरोड ने हमेशा कांस्टेंट बात की थी, उसने हमेशा हर चीज को कांस्टेंट माना था। जैसे कि ए ऑप्शन देखा है, डिजायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट होगा, सही है बिल्कुल। सेविंग्स क्या होंगी? कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगी रियल इनकम का। लेबर फोर्स ग्रोज एट सम एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल रेट, कांस्टेंट रहेगा लेबर फोर्स। डी, फैक्टर प्राइस आर फ्लेक्सिबल इन द लॉन्ग रन, ये गलत है, फैक्टर प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। तो कौन सी असम्पशन नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, फैक्टर प्राइस आर फ्लेक्सिबल इन द लॉन्ग रन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे, जो है मैचअप का क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट है, और बी ग्रुप में देखा हमें प्रोपाउंडर्स की ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, किसने प्रोपाउंड की थी। फर्स्ट हमें देखा है, वेलोसिटी ऑफ मनी इज अ स्टेबल फंक्शन ऑफ इट्स डिटरमिनेंट्स। हमारी मनी की वेलोसिटी क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी, और इसको बोलने वाले कौन थे? मोनेटरिस्ट, इन्होंने प्रोपाउंड की थी। वेलोसिटी ऑफ मनी इज एन अनस्टेबल फंक्शन ऑफ डिटरमिनेंट्स, अनस्टेबल रहेगी। अनस्टेबल के बारे में बात करने वाले थे केन्सियन। और velocity of money is a constant and does not depend on income and interest rate, ना ही वो इनकम पे डिपेंड करती है, ना ही वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। इसके बारे में बोलने वाले कौन थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36. A.W. Phillips wage inflation unemployment trade-off is based on. A.W. Phillips का जो वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट है ट्रेड ऑफ वो किसके ऊपर डिपेंड है? सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि फिलिप्स कर्व ने किसके बारे में बात की थी। फिलिप्स कर्व जो शो करता है वो एक इनवर्स रिलेशन शो करता है, एक इनवर्स ट्रेड ऑफ शो करता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हमारी हाई है तो हमारी इन्फ्लेशन कम होगी, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हमारी लो है तो इन्फ्लेशन हमारी ज़्यादा होगी। If economic agents perfectly anticipate policy change and if all price including wage are completely flexible, which is true in long run, तो long run में क्या होगा? अगर हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो परफेक्टली एंटिसिपेट कर लें, जान लें कि फ्यूचर में जो पॉलिसी चेंज होंगी, प्राइस चेंज होंगे इंक्लूडिंग वेजेस, अगर वो कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल रहते हैं तो लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होगा। नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इनके बीच में कोई चेंज नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी घटेगी उससे कुछ नहीं होगा, लॉन्ग रन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो ऐसी थ्योरी है वो लॉन्ग रन में काम नहीं करेगी। ये कंप्लीटली स्टैटिक एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। फिलिप्स का क्या शो करता है? चेंज इन वेज इनवर्सली रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हमारे वेज में जो चेंज आते हैं वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट से इनवर्स रिलेशन शो करते हैं। वेज ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा वेज कम। सो इकोनॉमिक बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ रियल रिटर्न। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है अधिकतर, और ये ही 4-5 लाइनें होती है जो तुम्हें दी होती है ऑप्शंस में कि ये फिलिप्स ने कही थी या नहीं कही थी। तो ट्रेड ऑफ क्या है? ट्रेड ऑफ शॉर्ट रन फिनोमिनन अगर हम देखें तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन कैन शिफ्ट शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। हम शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं लॉन्ग रन की बात आएगी ना तो फिलिप्स कर्व शिफ्ट नहीं होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन से। और लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व कैसा होता है? वर्टिकल लाइन होता है, एच लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। लॉन्ग रन में वर्टिकल होता है और लॉन्ग रन में शिफ्ट नहीं करेगा, शॉर्ट रन में शिफ्ट करेगा। और ये क्या है? एक स्टैटिक एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सपोज द मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल आर कांस्टेंट। मान लो कि हमारी मनी सप्लाई और जो प्राइस के लेवल है वो कांस्टेंट है, एंड डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। और जो डिमांड है ना मनी की वो कंप्लीटली किसका फंक्शन है? इनकम का या फिर इंटरेस्ट रेट का। व्हेन द इनकम लेवल इंक्रीजेस, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो क्या होगा? प्राइस तो हमारा कांस्टेंट है तो हमारी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये इसी का ही फंक्शन है। एंड ऑप्शन ही दे रखा है, एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड एंड एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। बी ऑप्शन दे रखा है, एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड एंड डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड बढ़ेगा लेकिन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। सी ऑप्शन दे रखा है कि क्वांटिटी डिमांडेड और इंटरेस्ट रेट दोनों ही डिक्रीज होंगे। और डी ऑप्शन दे रखा है कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। सो कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन में साफ साफ खुद बोला है कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल कांस्टेंट है, डिमांड जो है वो कंप्लीटली फंक्शन है इनकम का और इंटरेस्ट रेट का। और अगर हमारी इनकम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बढ़ती है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। और हमारी मनी डिमांडेड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होगा तो क्या करेगी गवर्नमेंट? तो हमेशा यही सोचेगी ना कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो और इनसे ज्यादा पैसा ले लो। सो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। फिस्कल रिफॉर्म्स मेजर इन इंडिया इंक्लूडेड। जो फिस्कल रिफॉर्म्स आए थे, फिस्कल चेंजेस आए थे, उनमें क्या क्या इंक्लूड था? फर्स्ट, इंक्रीजिंग टैक्स जीडीपी रेशो। ऑप्शन ए हमारा सही है, टैक्स जीडीपी रेशो बढ़ेगा। सेकंड है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। हाँ, हम अपने जो भी खर्चे होंगे उनको मैनेज करना चाहेंगे। फिस्कल रिफॉर्म्स, फिस्कल क्या होता है ना, जो टैक्स हम लेते हैं वही होती है ना फिस्कल पॉलिसीज। और थर्ड क्या है? मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। हाँ, हम डेफिसिट मैनेज करना चाहेंगे। और फोर्थ क्या? इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है?
कि हमारे हाथ में वो मनी है जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली हम किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर ले कैश में बहुत आसानी से। सबसे मोस्ट लिक्विड M1 होती है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 की, मनी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। M1 हमारी मोस्ट लिक्विड होती है। अगर सीधा कैश है तो वो लिक्विड ही है, तो हम लिक्विडिटी नहीं बढ़ाएंगे इकोनॉमी में, हमारा ही नुकसान है, इससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमारे ऑप्शन क्या है? सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान सम ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर एक्सपीरियंस्ड। 10th 5-year प्लान के टाइम पे हमें क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस हुई थी?